है गाइस, वेलकम टू द आरकेसीएस। विशाखापट्टनम शहर, जिसे हम वाईजान के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 30 मार्च 2026 दिन सोमवार विशाखापट्टनम के शहर में स्थित गाजुवाका पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति दरअसहमा सा एंटर करता है और वहाँ के पुलिस कर्मियों से कहता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। दैट आई हैव किल्ड माई गर्लफ्रेंड। चिंताड़ा रविंद्र आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में राजम कस्बे का रहने वाला था। रविंद्र भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन के पद पर तैनात था और उसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम के आईएनएस डेगा में थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। साल 2021 में रविंद्र एक प्रसिद्ध डेटिंग ऐप को यूज़ करता है जिसे दुनिया मिंगल नाम से जानती है। रविंद्र को उस डेटिंग ऐप पर मोनिका नाम की लड़की मिलती है और मोनिका को रविंद्र काफ़ी पसंद आता है क्योंकि मोनिका और रविंद्र दोनों विजयनगरम में ही रहते थे। उस ऐप पर बातचीत होने के बाद वह निजी तौर पर मिलने लगे। रविंद्र और मोनिका विशाखापट्टनम के पार्कों में और बीचेस में, कभी कभार सिनेमा घरों में भी मिलते थे। धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। वह मिलने के लिए कभी परेशान भी नहीं होते थे क्योंकि मोनिका विशाखापट्टनम में एक बैंक में काम करती थी। उनका यह रिश्ता लगभग 5 साल तक चला, जो कि 2021 से 2026 तक था। इस दौरान इन दोनों की लाइफ में बहुत बदलाव भी आए थे। रविंद्र और मोनिका का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच रविंद्र के घर वालों ने रविंद्र की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। रविंद्र के घर वालों को मोनिका और रविंद्र के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। मोनिका को रविंद्र की शादी वाली बात पता नहीं थी। वह हमेशा रविंद्र को शादी करने के लिए फोर्स करती रहती थी। एक दिन रविंद्र ने मोनिका को अपनी शादी वाली बात बता दी, जिससे मोनिका और रविंद्र के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। पर कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और दोनों बात करने लग जाते हैं। मोनिका ने साल 2024 के बाद से रविंद्र को परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया था। वह अक्सर रविंद्र से पैसा मांगा करती थी और रविंद्र मोनिका को पैसा दे देता था। पर मोनिका के पैसे मांगने की आदत को देखते हुए रविंद्र ने एक दिन उसे मना कर दिया और बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। पर इस बात को सुनते हुए मोनिका ने रविंद्र को धमकाना शुरू कर दिया था। मोनिका ने रविंद्र को धमकी दी थी कि वह उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को उसके पहले के रिलेशनशिप के बारे में सब बता देगी और मोनिका हमेशा कॉल और मैसेज करके रविंद्र पर दबाव बनाती रहती थी। मोनिका अक्सर इस बात का डर दिखाती थी कि वह उसके ऑफिस आईएनएस डेगा में या उसके परिवार के पास जाकर उसे एक्सपोज कर देगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। रविंद्र ने यह सब 2 साल 2024 से लेकर 2026 तक मेंटल हैरेसमेंट को झेला। मोनिका हमेशा रविंद्र को शादी करने या उसे अपनाने के लिए फोर्स करती रहती थी। इस दौरान मोनिका को शांत रखने के लिए रविंद्र उसे आर्थिक मदद और अपना समय देता था। रविंद्र हद से ज़्यादा तब परेशान हुआ जब मोनिका ने 30 मार्च 2026 से 1 या 2 महीना पहले रविंद्र को काफ़ी ब्लैकमेल करने लगी थी। रविंद्र इस ब्लैकमेलिंग से लगभग पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन रविंद्र की वाइफ अपने बच्चे के डिलीवरी के लिए लगभग 1 महीना पहले से अपने मायके विजयनगरम गई हुई थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए रविंद्र ने रविवार 29 मार्च 2026 की दोपहर मोनिका को विशाखापट्टनम के गजुआका इलाके में एलवी नगर के फ्लैट में बुलाया था। रविंद्र और मोनिका के रिलेशनशिप और पैसे के पुराने विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने मोनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया था। मोनिका जब रविंद्र के घर पे आती है तो रविंद्र पहले तो नॉर्मल वे से उससे बात करता है। फिर कुछ देर बात होने के बाद दोनों के बीच में पैसे और अपनाने को लेकर एक तीखी बहस होने लगती है, जिसके बाद रविंद्र का गुस्सा इतना हाई हो जाता है कि वह मोनिका का गला इतनी ज़ोर से दबाता है कि जिसकी वजह से मोनिका की सांसें रुक जाती हैं।
जिसके बाद रविंद्र मोनिका की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उपाय सोचने लगता है। इसी सब के बीच में रविंद्र घर के अंदर चाकू भी ढूंढता है, पर घर के अंदर इतना बड़ा चाकू नहीं होता जिसको लेकर वह मोनिका की डेड बॉडी को काट कर ठिकाने लगा सके। फिर रविंद्र ने ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए एक चाकू खरीदा। जब डिलीवरी बॉय उस घर में आया था तो उसको भी वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना किसी टाइप का स्मेल आई थी, क्योंकि रविंद्र ने उस घर में हद से ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल किया था और जिसके वजह से उस घर में से कोई भी अजीब स्मेल नहीं आ रही थी। रविंद्र को 2022 में हुए आफ्ताब और श्रद्धा केस के बारे में पता था, तो रविंद्र ने उस तरीके को अपनाना सही समझा। रविंद्र ने सबसे पहले मोनिका के शरीर से सिर और हाथ को पहले काटा, फिर उसके बाद पैर को काटा। रविंद्र ने एविडेंस को मिटाने और डेड बॉडी को छुपाने का काम भी किया। सबसे पहले रविंद्र ने मोनिका के सिर और हाथों को शहर के बाहरी इलाकों जैसे हिमाचल की पहाड़ियाँ के पास ले जाके आग लगा दी। साथ ही साथ मोनिका के फ़ोन को भी आग लगा देता है, जिससे मोनिका के बारे में किसी को कुछ पता न चले कि वो कहाँ पर है। सिर और पैर के बीच के हिस्से को रविंद्र एक पॉलीथीन में भरकर अपने फ्रिज के अंदर रख देता है और दोनों टांगों को एक ट्रॉली बैग में भरकर अपने बेड के नीचे छुपा देता है। रविंद्र ने मोनिका की हत्या करने और डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स, सिर और हाथ, मोबाइल को जलाने के बाद वह यह सोच रहा था कि डेड बॉडी को छुपाने के बाद अपनी वाइफ को लेकर विशाखापट्टनम छोड़ देगा, पर कुछ टाइम बाद वह मेंटली डिस्टर्ब होने लगा। तो रविंद्र ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसे रविंद्र और मोनिका के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था। तो रविंद्र ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे यह सलाह दी कि वह भागने के बजाय पुलिस के आगे सरेंडर कर दे। अपने दोस्त की बात मानकर रविंद्र 30 मार्च 2026 की सुबह गजवाका पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल करने पहुंचता है और कहता है कि मैंने अपनी महिला मित्र का मर्डर किया है। पहले तो पुलिस उसको सीरियस नहीं ले रही थी, पर पुलिस एक्टिव भी थी क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर एक सस्पेक्ट था जो अपना जुर्म कबूल कर रहा था। पुलिस ने रविंद्र से पूछा कि तुमने डेड बॉडी कहाँ रखी है, तो रविंद्र पुलिस को पूरा किस्सा सुनाता है कि बॉडी उसने फ्रिज के अंदर और पैर बेड के नीचे, हाथ और सिर और फ़ोन को वह जंगल में ले जाके जला देता है। यह सब सुनते ही पुलिस एक्टिव हो गई और रविंद्र के बयान के बाद पुलिस टीम उसे लेकर उसके एलवी नगर के फ्लैट पर पहुंचती है। जब फ्लैट की तलाशी के दौरान पुलिस को फ्रिज के अंदर से शव का धड़ बरामद होता है और शरीर के अन्य हिस्से ट्रॉली बैग के अंदर और बोरियों के अंदर भरे हुए मिलते हैं, तो पुलिस चौंक जाती है। मोनिका के सिर और हाथ गायब थे। उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम भी बनाई और रविंद्र के कहने पर हिमाचल की पहाड़ियों के पास सुनसान इलाकों में अधजले अवशेष भी प्राप्त किए और वहां से पुलिस को मोनिका का मोबाइल फ़ोन भी प्राप्त होता है। पुलिस की टीम ने यह बताया कि रविंद्र ने हत्या करने के बाद घर में खून के धब्बे हटाने के लिए स्क्रबिंग की थी और ब्लड के स्मेल ना आए इसके लिए पूरे घर में परफ्यूम का छिड़काव भी किया था। यह एक सोची समझी साजिश थी क्योंकि रविंद्र ने हत्या से पहले ही अपने लिए चाकू ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। रविंद्र और मोनिका की कॉल डिटेल और बैंक स्टेटमेंट पुलिस चेक कर रही थी क्योंकि रविंद्र का यह कहना था कि मोनिका ने उससे 3.5 लाख रुपए पहले ही ले चुकी थी और कुछ और पैसों के डिमांड कर रही थी। रविंद्र के परिवार व माता पिता के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। रविंद्र भारतीय नौसेना में सम्मानित संस्थान में कार्यरत था। इसके वजह से परिवार को कभी अंदाज़ा नहीं था कि वह ऐसी किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता था। रविंद्र की पत्नी को जब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ग्रेव ऑफेंस के बारे में पता चला तो वह और उसके पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया।
इस घटना ने न केवल रविंद्र के परिवार को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया, बल्कि समाज में भारी इंसल्ट भी फील करवाई। नौसेना कर्मी होने के नाते उनसे हाई मोरालिटी की उम्मीद की जाती है, पर इस मर्डर ने पूरे परिवार को ह्यूमिलेटेड फील कराया था। मोनिका के पिता की यह मांग है कि आरोपी रविंद्र के इस सीरियस क्राइम के लिए उसे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि जिस रूथलेसनेस के साथ उनकी बेटी की हत्या की गई, उसके लिए कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं है। मोनिका के परिवार का कहना है कि सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जब पुलिस आरोपी रविंद्र को सीन रिक्रिएशन के लिए उसके फ्लैट पर ले गई थी, तब वहां पर मौजूद मोनिका के रिश्तेदारों व स्थानीय लोगों ने पुलिस के घेराबंदी को तोड़ते हुए रविंद्र पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वहां पर सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। परिवार ने आरोपी रविंद्र के उन सभी दावों को खारिज करने की कोशिश की जिसमें उसने मोनिका के ऊपर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS धारा 103 एक हत्या और 238 ए सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया है। किसी के साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसके पारिवारिक व वैवाहिक स्थिति की जानकारी जुटाएं। केवल सोशल मीडिया व डेटिंग ऐप की जानकारी पर भरोसा ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल या डरा रहा है तो कानून को अपने हाथ में ना लें। किसी कानूनी व्यक्ति या किसी कानून के अधिकारी के पास जाकर सलाह लें। यदि आपका साथी हिंसक व्यवहार दिखा रहा है या आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो इसे प्यार या सम्मानजनक ना लें, इसे रेड फ्लैग समझें।